नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दिल थाम के बैठिए आज, क्योंकि आज जो खुलासा होने वाला है वो आपको हिला देगा। एक ऐसे मामा भांजे की जोड़ी जो हजारों करोड़ रुपए का खेल यूं चुटकियों में करते हैं और हमेशा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से दूर रहते हैं। उनके कर्मचारी जेल चले जाते हैं, लेकिन असली कहानी क्या है ये हम आज आपको बताएंगे। आपके होश उड़ा देगा ये खुलासा, क्योंकि बताएंगे कि किस तरह एक कंपनी बनी, हजारों करोड़ों का खेल हुआ, फिर रिलायंस जियो की स्थापना हो गई। कैसे ये मामा भांजा जिनको कहा जाता है महेंद्र नाटा, विनय मालू, ये मुकेश अंबानी के द्वार तक कैसे पहुंचते हैं, क्या नाम आता है। और मैं दावा है कि ये कहानी को सामने आने के बाद मुझे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूं, बहुत मेहनत की है, 6 महीने में 1000 से ज्यादा दस्तावेज जुड़ाए हैं। और हम जानना चाहते थे कि विनय मालू नाम का ये शख्स जो प्रधानमंत्री को बदनाम करता है, उसके तार आखिर क्यों जुड़े हुए हैं, कहां तक जुड़े हुए हैं। जो ये कहता है क्या वो सच है? क्या वो इसीलिए बचाता है, इसीलिए बच जाता है हर बार? इस कहानी के एक एक पात्र आपको चौंकाएंगे। और अगर आपको लगे कि इससे ज्यादा तीखी, इससे ज्यादा बहादुर वाली पत्रकारिता इस दौर में नहीं हो सकती, तो अपने साथियों तक ये वीडियो जरूर भेजिएगा। बिजनेस की बात है, और बिजनेस की बात राजीव रंजन सिंह से बेहतर भला कौन समझ सकता है। सीधे नागपुर लेके चल रहा हूं उनके पास, और आज इस मामा भांजे और मुकेश अंबानी की कहानी का एक एक पन्ना खोलूंगा जो आपके होश उड़ा देगा। चलते हैं राजीव रंजन के पास। राजीव भाई, मैं तो सोचता हूं कि मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, लॉ और सब कर लिया, पत्रकारिता भी ठीक ठाक कर ली, लेकिन एक चीज नहीं कर पाया, आपकी तरह बिजनेस वाला एक्सपर्ट नहीं हो पाया। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो गोरख धंधे कर रही हैं, जब आप मुझे समझाते हो तो मुझे लगता है ये नेता वेता तो बच्चे हैं। इनकी बेईमानी, इनके करोड़ों के घोटाले तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। ये लोग इतने बड़े वाले मगरमच्छ हैं कि ये डकार भी नहीं और पता भी नहीं चले। दो किरदार हैं, मैंने पहले स्टोरी बनाई थी तो पेपर में बहुत समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब आपने स्टडी करी, दो किरदार हैं जिनको पूरी इंडस्ट्री मामा भांजे के रूप में जानती है। मामा मतलब महेंद्र नाटा, और भांजा मतलब विनय मालू। पहले जब ये नाम आए थे, इनकी कहानी मेरे सामने किसी उद्योगपति ने भेजी, तो मेरे को लगा कि ये है क्या मामला, इतना मोटा गत्था था। फिर मैंने दस्तावेज जुटाने शुरू किए, मुझे भी 6 महीने लग गए। और जब जमीन खिसक गई मेरे पैरों के नीचे, जब पता चला इतने हजारों करोड़ का खेल किए हुए बैठे हैं। भांजे जी दुबई में है, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती हैं। बड़े अभिनेत्री की दुनिया में आजकल हॉलीवुड में बड़ी अभिनेत्री स्टेब्लिश हो चुकी हैं। और हमारे एक बहुत बड़े नेता की नाम नहीं लूंगा, वरना कल ही जेल भिजवा दिया जाऊंगा, देश के सबसे बड़े नेता का, कि साहब मालू जी के चमचे कहते हैं कि मालू जी ने उन नेताजी को दुबई में मुलाकात कराई थी। मैं नाम बता दिया तो तूफान आ जाएगा, आप समझ सकते हैं कि कौन हो सकता है इतना ताकतवर आदमी। तो उस अभिनेत्री के नाम की तो मुझे इन किरदारों में जिक्र में और रुचि हुई। और फिर राजीव भाई, जब आपने पढ़ के बताया कि किस तरह से एक कंपनियां खड़ी की गई, हजारों करोड़ रुपए का ब्लैक एंड व्हाइट पैसा इधर से उधर किया गया, और फिर उसमें मुकेश अंबानी की कंपनी के तार जुड़े, फिर पता चला कि जियो की ने किस कंपनी से खरीदा और कैसे नेटवर्क बना, माथा घूम गया। और आज दर्शकों से मैं दावा कर रहा हूं, जब राजीव ये कहानी बताने जा रहे हैं तो वो कहानी अद्भुत है, वो कहानी बेमिसाल है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर, जब आप इन मामा भांजे की नटवर लाल वाली कहानी सुनेंगे और फिर मुकेश अंबानी के एम्पायर को सुनेंगे। राजीव भाई शुरू करिए, जरा मुझे बताइए कि कहानी क्या, पात्र क्या है, कैसे फ्रॉड हुआ, दर्शकों को शुरुआत में थोड़ा संक्षेप में समझाइए। संजय जी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे, इसे पढ़ के, इसे देख के ऐसा लगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्हें मामा और भांजे ने ठगा नहीं। आपको 1990 और 2000 में जितनी भी आप कह लीजिए कि गैर कानूनी गतिविधियां हुई या जो भी बदनाम शख्सियत थी, उन सभी लोगों के नाम यदि आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये मामा भांजा जो है कहीं ना कहीं से अदृश्य रूप से आ जाते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। मैं आपको नाम बताता हूं, आपको जान के हैरानी होगी। कैरी पैकर, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज इस वर्ल्ड को दिया, यानी जो डे एंड नाइट मैचेस जो होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में कैरी पैकर ने ही शुरू किया था। कैरी पैकर भी इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। सुखराम, जो कि आज तक के मतलब इससे ज्यादा बड़ा करप्शन का चार्ज किसी और मिनिस्टर के ऊपर लगा नहीं, सुखराम जी के तार इनसे जुड़ते हैं। केतन पारिक,
केतन का कमाल जो 2000-2001 में जो स्टॉक प्राइसेस रिगिंग हुई थी और जो भगाया गया था, वो भी इनके साथ में बड़े ही आप क्या लीजिए कि क्लोजली अटैच मिलते हैं। उसके अलावा रंजीत सिन्हा जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, 98 बार उनकी डायरी में एंट्री मिला है और 2 बार ये चले जाते तो सेंचुरी पूरी की पूरी बन जाती। उसके अलावा एनडीटीवी का मैटर मीडिया में आपको पता है कितना ज्यादा गमगीन हुआ, वहां पे भी मुकेश अंबानी सामने थे। मुकेश अंबानी ने इन्हीं मामा भांजों को यूज करके जो है अडानी को शेयर ट्रांसफर किए, वो बाद में मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा आईएलएनएफएस जो बदनाम कंपनी जिसने 1 लाख करोड़ जो है वो इंडियन बैंक्स के डुबा डाले, उनके साथ में भी इनका जो है कनेक्शन है। उसके अलावा 2008-9 में जो टेलीकॉम स्कैम आया था जिसमें एक कंपनी का नाम बहुत उभर के सामने आया था, यूनिटेक, उसके साथ भी इनके तार जुड़े हैं। अब आप लोग का माथा घूम जाएगा कि कहां कैरी पैकर, कहां सुखराम, कहां आईएलएफएस, कहां यूनिटेक, है ना। मतलब ये इतनी जगहों से इनके तार जुड़े हैं। और ताज्जुब की बात यह है संजय जी कि ये सभी लोग जेल गए या इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन हुए या इनका नाम बदनाम हुआ, पर ये मामा और भांजे के ऊपर में पता नहीं किसका वरदहस्त है कि इनका बाल भी बाका नहीं हुआ, बाल भी बाका नहीं हुआ। आज भी जो है ये आराम से मस्ती से दुबई, लंदन, सिंगापुर, बंबई घूम रहे हैं और इनके ऊपर में एक नामो निशान, एक कुछ भी आप कह लीजिए, कोई ईडी, डीआरआई, सीबीआई, ये जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बैठी हैं ये सारी की सारी हाथ धर के बैठी हैं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको कहानी अब सुनाता हूं, शुरुआत करता हूं कैरी पैकर से। देखिए ये 1987 में ये कंपनी बनी थी, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये एचएफसीएल जो कंपनी है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे महेंद्र नाहटा जी जो मामा है, और भांजे जो है विनय मालू वो उसके चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है, अब 1987 में ये कंपनी बनी, बेसिकली टेलीकॉम के फील्ड से रिलेटेड काम करने के लिए उतरी थी, टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए उतरी थी। हिमाचल प्रदेश में इसका रजिस्ट्रेशन था। बनने के 13 साल बाद यानी 2000-2001 में कैरी पैकर कहीं से आते हैं ऑस्ट्रेलिया से और इनकी कंपनी में पैसे डालते हैं 1049 करोड़ रुपए, 1049। ठीक है, वो तब डालते हैं जब इस पूरी कंपनी का टर्नओवर भी 400 करोड़ नहीं रहता है। ठीक है, मतलब टर्नओवर का आप समझ लीजिए 2.5 गुना जो है ये पैसा डालते हैं और उसके बदले में मात्र 10% स्टेक जो है वो इस कंपनी में उठाते हैं। तो 1000 मोटा मोटी समझ लीजिए 1050 करोड़ रुपए देके आपने 10% स्टेक लिया, यानी इस कंपनी का वैल्यूएशन जब इसने कैरी पैकर से पैसे उठाए थे उस टाइम में वैल्यूएशन बनता है 10,500 करोड़ का। ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ नहीं है, सेल्स 400 करोड़ नहीं है, वो कंपनी जो है या 400 करोड़ के आसपास में है, वो कंपनी अपने औकात से 22-23 गुना ज्यादा जो है वैल्यूएशन पा रही है। ये अपने आप में एक अनोखा ये है। और कैरी पैकर जैसा एस्ट्यूट इन्वेस्टर पैसे भी डाल रहा है उसमें 1050 करोड़ रुपए। उसके बाद ये वही नहीं ठहरते और पैसे इस कंपनी में लेके आते हैं और टोटल 2000-2001 में ये 1774 करोड़ रुपए जो है ये हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कंपनी में रेस करते हैं। अब यहां तक तो बात हुई कि इन्होंने पैसा रेस कर लिया। सवाल ये उठता है कि जिन इन्वेस्टर्स ने ये पैसा डाला उन्होंने कोई ड्यू डिलिजेंस किया था क्या एचएफसीएल का पैसे डालने के पहले? कैरी पैकर ने क्या अपने बोर्ड से परमिशन लिया था क्या महेंद्र नाहटा और विनय मालू ने अपने बोर्ड से परमिशन लिया था, बताया था कि किस पर्पस, किस एम से ये पैसा उठा रहे हैं? वो किसी को नहीं मालूम। 1774 करोड़ रुपए आते हैं इनकी कंपनी में। अब किस्सा, अब खेल शुरू होता है। ध्यान से मेरे 4PM के दर्शकों ध्यान से सुनना, कोई आपको ये नहीं बताएगा। ये 1774 करोड़ रुपए आए इस कंपनी में। उसके बाद में इनकी ही एक सब्सिडरी है, ठीक है, एचएफसीएल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नाम से। ये कंपनी का इक्विटी बेस बहुत छोटा था, इसमें मात्र 40 करोड़ रुपए जो है वो इन लोगों ने इन्वेस्ट किए थे। इस कंपनी का काम क्या था? सिर्फ शेयर मार्केट में स्टॉक्स की ट्रेडिंग करना, एचएफसीएल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, और इस एचएफसीएल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में ये पैसा ट्रांसफर करते हैं पहले 1608 करोड़ रुपए और उसके बाद में 40 करोड़ रुपए और, यानी 1648 करोड़ रुपए। ये एचएफसीएल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का काम जो था वो सिर्फ था स्टॉक्स की ट्रेडिंग करना या किसी दूसरी कंपनीज को लोन देना। ठीक है,
अब होता यह है कि ये इसके अंदर में पैसा डालते हैं 2001 में, 2002 में, और उसके बाद में ये कंपनी 2002 2003 में बोलती है कि भाई हमको नुकसान हो गया, ठीक है, और हाथ खड़े कर देती है। तो HFCL क्या करता है, इस कंपनी को बोलता है आओ बेटा, तुम तो हमारे छोटे बेटे हो, सब्सिडरी हो, तुमसे गलती होगी तो हम तुमको अपनी गोद में ले लेते हैं। तो मर्ज कर दिया, और मर्ज कर दिया अपने अंदर HFCL ने, और अपने बुक्स पे लिखा कि 1650 करोड़ यानी 1650 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर किए थे वो पूरे के पूरे लॉस हो गए। अब वो कहां गए किसी को नहीं पता, और क्या बोल के इन्होंने किया कि गुडविल एडजस्टेड विद शेयर प्रीमियम, यानी गुडविल गायब हो गया। और गुडविल कितना गायब हुआ, 1000 करोड़ का गुडविल गायब हो गया उस कंपनी का, तो गुडविल हटा दिया। उसके अलावा जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था उसको भी कैंसिल आउट किया, ठीक है। और 566 करोड़ यानी 566 करोड़ का जो है इन्होंने बोला कि हम उसके शेयर्स ले रहे हैं। बाद में अल्टीमेटली जाके जो होता ही है कि ये पूरे के पूरे 1650 करोड़ रुपए जो है ये पूरे गायब हो जाते, वैनिश हो जाते 3 ईयर में, किसी को नहीं पता कि ये पैसे कहां गए। और उसके बाद में सेबी जो है वो केतन पारिक का जो मामला था जो 2001 में आया था, जो स्टॉक मार्केट की इन्होंने रिगिंग की थी केतन पारिक ने, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो केतन पारिक के इन्वेस्टिगेशन में ये उभर के सामने आया कि केतन पारिक को इन्होंने 736 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं। क्यों दिए किसी को नहीं मालूम। 736 करोड़ रुपए दिए, उसके बदले में कुछ कोलेटरल भी नहीं लिया केतन पारिक से, ठीक है। अगर बैंक हमको लोन देते तो हमारा घर गिरवी रखती है ना, कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखती है। इन्होंने 736 करोड़ रुपए केतन पारिक को दिए, ठीक है, और उसके साथ ही जो है 82 लाख शेयर्स भी केतन पारिक को दे दिए। अब कोई करेगा संजय जी, आप अपनी कंपनी के शेयर क्या मुझे उठा के दे दोगे क्या, उठा के साथ में 100 करोड़ भी दे दोगे, ऐसा होता है क्या कहीं? ये क्यों दिए गए, इसके कुछ मतलब इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है कि भाई क्यों दिया गया। सेबी ने यह कहा कि ये अपने स्टॉक प्राइसेस की रिगिंग करना चाह रहे थे, स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, और उसी के लिए केतन पारिक की इन्होंने मदद ली। अब जब ये केतन पारिक को शेयर्स दे रहे थे उसी टाइम में ये दोनों मामा भांजी अपने शेयर्स बेच रहे थे, ठीक है। यानी जब ये मार्केट में शेयर प्राइसेस को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे केतन पारिक की मदद से, उस टाइम में ये शेयर्स बेच रहे थे। 23 लाख शेयर जो है इन्होंने उस टाइम में सेल किए और 2.5 लाख खरीदे, तो यानी नेट जो है 20.88 लाख शेयर्स इन्होंने बेचे, जिसकी वैल्यू आती है 271 करोड़ रुपए उस टाइम के वैल्यूएशन के हिसाब से। तो केतन पारिक एक जगह इनके शेयर प्राइसेस को ऊपर भगा रहा है, दूसरी तरफ उसका फायदा लेके 271 करोड़ के शेयर जो है मार्केट में ऑफलोड कर देने, छोड़ देने। अब केतन पारिक की कंपनीज आपको याद होगा 2001 में पैंथर, बड़ा नाम था पैंथर कैपिटल, पैंथर हो गया, ट्रायम्फ हो गया, है ना, आपका क्लासिक क्रेडिट हो गया, आपका गोल्डफिश हो गया, नक्षत्र कंप्यूटर हो गए। इन सब के तार जो है ये विनय मालू और महेंद्र नाटा की जो कंपनी थी HFCL, इनके साथ में जुड़े। अब इसके बाद में सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो आप अब जो है संजय जी आपके मतलब आंखों से आंसू निकल आएगा। आपको मालूम है इस केस का सेटलमेंट मतलब ये केस चलता रहा और 2010 में 8-10 साल बाद उन्होंने इस केस को सेटल किया। कितनी पेनल्टी भरी होगी आप बताइए? होगी कम से कम 3-4 हजार करोड़ 10 करोड़ रुपए बस, मतलब 1800-2000 करोड़ रुपए का कुछ अता पता नहीं है। शेयर प्राइस रिगिंग करके पैसे भी 271 करोड़ रुपए कमाए, और उसके बाद और अपनी HFCL ट्रेड इन्वेस्टमेंट में गुडविल डिसअपेरेंस के नाम पे, है ना, गुडविल एडजस्टेड के नाम पे जो है 1650-1700 करोड़ कहां गए किसी को पता नहीं। ये सारा मामला होने के बाद में जब सेबी पकड़ती है और सेबी जब केतन पारिक से रिलेटेड मामले में छानबीन करती है तो ये बोलते हैं कि भैया कंसेंट ऑर्डर निकाल दो, हम मान रहे गलती हमारी, 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी देके ये छूट जाते हैं। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, माइंड इट, भारत के इतिहास में कभी इतने औने दाम पे कभी कोई छूटा नहीं। अच्छा, ये जो इन्होंने उस टाइम में किया, उसी टाइम में इन्होंने HFCL ने
2002-2003 से लेके, यानी केतन पारेख ने तो जो कांड किया वो कांड 2001 में खुला, उसके बाद में इनका मन नहीं माना और ये इंडिया के बाहर विदेशों में गए और HFCL ने विदेश में जाके फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड FCCB के माध्यम से जो है वो पैसे उठाए। और FCCB नहीं, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से भी पैसे उठाए, ADR के माध्यम से भी उठाए पैसे। मतलब आप ये समझ लीजिए संजय जी, जितने फाइनेंशियल टूल हैं जिसके माध्यम से आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो, कोई टूल नहीं छोड़ा इन्होंने। प्राइवेट इक्विटी प्लेसमेंट, FCCB, GDR, ADR, फिर CDR कॉर्पोरेट डेट रजिस्टर, सब इन्होंने यूज कर लिया। मतलब जितने भी फाइनेंशियल टूल्स हैं जो कॉर्पोरेट जगलरी में, जो फाइनेंशियल क्राइम में यूज होते हैं, सारे इन्होंने टूल यूज किए। और ये जो GDR का केस था, इसमें क्या किया था इन्होंने, $50 मिलियन जो है जाके लग्जमबर्ग या यूरोपियन को स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में उठाया। देखिए जो ADR होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसके माध्यम से आप अमेरिका से पैसे उठा सकते हो, अमेरिका के एक्सचेंजेस में जाके वहां से पैसे उठा सकते हो। और जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है GDR, इसके माध्यम से आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके पैसे उठा सकते हो। ठीक है, तो ये लग्जमबर्ग गए या यूरोप में कहीं गए और इनको पुर्तगाल की एक बैंक ने जो है वो $50 मिलियन का GDR था। तो एक कंपनी आई, इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका नाम है रोकर। ठीक है, ये रोकर जो था, ये पता नहीं क्या रॉकी था क्या था, इसने बोला चिंता मत करो मालू साहब, मैं पैसे लगाऊंगा। $50 मिलियन का 47.5 मिलियन अकेले, यानी लगभग 95% जो है ये रोकर ने पैसा लगाया। और रोकर ने कोई धर्म खाते में पैसा नहीं लगाया, क्राइम यहां हुआ है, फाइनेंशियल क्राइम जो मैं बता रहा हूं। रोकर ने कैसे पैसा लगाया, इन्होंने एक बैंक को पकड़ा पुर्तगाल लिस्बन में और उसको बोला कि भाई आप रोकर को लोन दो और हम उसके माध्यम से GDR लाएंगे, GDR के माध्यम से पैसे इकट्ठे करेंगे और जो पैसा आएगा वो हम आपको दे देंगे, तो आपका लोन तो चुकता होगा जो आपने रोकर को दिया है। तो बैंक ने बोला भाई ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। अब ये चीज इन्होंने छिपाई इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में, इंडियन मार्केट में पैसे रेस किए। अब आप बोलोगे पैसे रेस करने का फिर पर्पज ही क्या है, यदि पुर्तगाल की बैंक को दे रहे हो? पैसे रेस करने का पर्पज ये था कि इंडिया की बैंकों को चूना लगाना है, इंडिया की बैंकों को ये बताया कि देखो हम फॉरेन से पैसे ला रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो हम पे कितना विश्वास कर रहा, भरोसा कर रहा है, वो हमको पैसे दे रहा, तो तुम हमको क्यों नहीं लोन दे सकते हो भैया, तुम भी हमको लोन दो। तो इंडिया के बैंकों से भी इन्होंने पैसे ले लिए। और उसके बाद में जब ये मामला सामने आया तो अगेन विनय मालू जी जो है हमारे परमवीर, इन्होंने सेटलमेंट किया। आपके कान से खून निकलने लगेगा सुन के कि कितने में मामला सेटल हुआ। 1.36 करोड़, यानी 1.25 करोड़ लगभग आप समझ लीजिए, उसमें ये मामला सेटल कर दिया। ये अनंत बरुआ और जो उस टाइम में होल टाइम डायरेक्टर थे मोहंती जी, SK मोहंती और अनंत बरुआ, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। 2002 का 3 का जो क्राइम है 2019 में वो सेटल हुआ है, 16 साल बाद, सोचिए आप। और $50 मिलियन यदि अगर मैं आज की करेंसी 90 के हिसाब से पकड़ूं तो 4,500 करोड़ होता है। 4,500 करोड़ में 2019 में मान लो $70 का $1 होगा, 3,500 करोड़ होगा। क्या सोच के 1.25 करोड़ में आपने सेटलमेंट किया है? सेबी के तो सारे के सारे जो पूर्व एम्प्लॉइज हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए कि किस बेसिस पे पेनल्टी लगाते हैं। क्या ये लॉ की नजरों में ये बात सही है कि कोई हजारों करोड़ का घपला करके चले जाए और आप उसको 5 करोड़ 10 करोड़ की पेनल्टी लेके आप छोड़ दो? तो ये सवाल जो है ये सिर्फ ये मामा भांजे पे नहीं है, ये जो सेबी के अधिकारी हैं इन पे भी जो है काफी बड़ी उंगली उठती है कि भाई आपने क्यों सेटलमेंट इस तरीके का जो है एक्सेप्ट किया, बर्दाश्त किया। तो आप ये समझिए हजारों करोड़ से ज्यादा के पैसे का डाइवर्जन का केस बनता है, फेक FCCB का, GDR का केस बनता है, और आप उसमें 1 करोड़ 10 करोड़ की पेनल्टी दे रहे हो। एक आदमी यदि ₹1000 की चोरी करता है तो आप उसको जेल भेज देते हो। कहां है ED, कहां है CBI, कहां है DRI, क्या कर रहे हैं ये लोग? जब अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर कुछ करता है तो उसके खिलाफ बड़ी बड़ी जो है आप केस
खोल देते हो, जेलों में महीनों महीनों तक बंद कर देते हो। ये किसका बर्दाश्त है विनय मालू के ऊपर में और महेंद्र नाहटा के ऊपर में कि इनके खिलाफ आज तक जो है कोई एक्शन नहीं हुआ, इनके खिलाफ कोई जो है ईडी या डीआरआई या सीबीआई के ऑफिशियल ने इन पे हाथ डालने पे हिचकिचाए हैं, ये डरे हैं, घबराए हैं। सेबी जो है इनके भी ऑफिशियल्स के ऊपर में निगरानी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मामा भांजे का एक सेट ट्रेंड, एक सेट पैटर्न है। जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे संजय जी, उसको पढ़ के क्या पैटर्न है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये कोई नहीं बताएगा मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, ध्यान से आप लोग भी सुनना, फाइनेंशियल क्राइम कैसे होता है। ये पहले बनाते हैं कंपनी, उस कंपनी में ये पहले अनाउंस करते हैं कि भाई हम पैसा लेके आएंगे, और उसके बाद में वो दिखा के कि हमारे बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया कि प्रमोटर पैसा लेके आ रहे हैं, ये चले जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में कि भाई हम पैसे डाल रहे हैं, आप भी डालो। फिर इंडियन बैंक्स को बोलेंगे कि देखो हम डाल रहे हैं, फॉरेनर्स भी डाल रहे हैं, आप भी हमें लोन दे दो। खुद एक ढेले भर का पैसा नहीं डाला, फॉरेन से पैसे उठा लिए, इंडियन बैंक से पैसे उठा लिए, उसके बाद में पैसे इधर उधर अपनी प्रमोटर कंपनीज में डाइवर्ट करेंगे, सिंगापुर बेस्ड, मॉरिशस बेस्ड, लग्जमबर्ग बेस्ड। पैसे इंडिया के बाहर चले गए, फिर इंडिया के बाहर पैसे चले जाएंगे तो कंपनी को इस तरीके से खोखला कर दिया। उसके बाद में खुद रिजाइन कर देंगे डायरेक्टर की पोस्ट से, कंपनी के कर्ता धर्ता से हट जाएंगे और अपने कोई निचले एम्प्लॉय को जो है एज ए डायरेक्टर कंपनी में बिठा देंगे, और फिर बोलेंगे कि देखो कंपनी में भारी लॉस हो गया है तो अब हम कंपनी बंद कर रहे हैं और वाइंडिंग अप पिटीशन जो है कहीं पे फाइल कर देंगे। ये इनका एक ट्रेंड पैटर्न है जो मुझे समझ में आया ये डॉक्यूमेंट पढ़ के। तो भैया ईडी, डीआरआई, सीबीआई, यहां तो मेरे से 100 गुना ज्यादा विद्वान ऑफिशियल्स बैठे हैं, इनको क्यों नजर नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आगे भी केस होगा, आप पूछेंगे तो मैं बताता हूँ। और राजीव भाई, और मैं तो हैरान इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पता चला कि पीएमओ में हिमाचल कैडर का एक रिटायर्ड अफसर है, आईएएस अफसर है, वो बिल्कुल बड़ा मददगार बना हुआ। मुझे लगा तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। फिर ये मालू के चमचों ने जब प्रधानमंत्री को लेकर तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू करी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री का इस हद तक फ्रॉड लोगों से इस तरह का खराब संबंध नहीं हो सकता। जैसी कहानी, मुझे अपने जवान से वो शब्द इस्तेमाल में नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को शोभा नहीं देता कि इस तरह की कहानी जब तक मेरे को पुष्ट ना हो जाए कहानियां करूं, लेकिन बहुत खराब कहानियां, प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल उठाने वाली कहानियां इनके चमचे बताते हैं और बड़े गर्व के संग बताते हैं कि मालू बचा कैसे है, बिना मालू कैसे बचा है। दूसरा बात, महेंद्र नाहटा क्या अभी भी मुकेश अंबानी की कंपनी में कर क्या रहे हैं? जियो की स्थापना में इनके तार कैसे जुड़े हुए हैं? क्या उनके बचने का कारण यह कि आका मुकेश अंबानी है सिर पर, इसलिए मामा भांजे जिनको कहा जाता है महेंद्र नाहटा, वो रिलायंस जियो में या रिलायंस इंडस्ट्री में अभी भी बड़ी पावरफुल पोस्ट पर है। उत्तर प्रदेश का सब काम महेंद्र नाहटा का देखते हैं, छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसर तक, छोटे नेता से बड़े अफसर नेता तक महेंद्र नाहटा की तूती बोलती है। उत्तर प्रदेश कब्जे में है और बाकी भी रिलायंस कब्जे में। खेल क्या है, मुकेश अंबानी या नाहटा और मालू जैसे, बिना मालू जैसे लोगों के चक्कर में कैसे फंसे हुए, कहानी जरा समझाइए। बड़ा जितना पर्दे उखेड़ है ना उतनी ही कहानियां और पेचीदा हो गई इनकी। देखिए, इन्फोटेल ब्रॉडकॉम नाम की कंपनी थी, इन्फोटेल जहां तक याद आ रहा है, जिसको 4G का लाइसेंस मिला था। जैसे लाइसेंस मिलता है कहीं से मुकेश अंबानी अवतरित होते हैं, ठीक है, ये महेंद्र नाहटा जी की कंपनी थी, और ये नाहटा साहब को बोलते हैं कि मैं इसके अंदर में इक्विटी डाल रहा हूं, मेरा हृदय देखिए कितना बड़ा है, उठा के 5,000 करोड़ रुपए जो है डाल देते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा अमाउंट होगा, एग्जैक्टली मेरे सामने नहीं है। तो महेंद्र नाहटा की जो इक्विटी पहले मान लीजिए 100 थी, वो 100% से घट के 1% हो गई, और 99% जो है वो ऑटोमेटिकली मुकेश अंबानी जी उसके मालिक हो गए। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए, मोटा मोटी आसान शब्दों में समझने के लिए, कि 4G का लाइसेंस तो महेंद्र नाहटा लेते हैं, पर वो लाइसेंस चला जाता है मुकेश अंबानी को, मुकेश अंबानी उनसे खरीद लेते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, उनके शेयर्स खरीद रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं कंपनी में, तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने एक तरीके से कंपनी ही ले ली, इन्फोटेल ब्रॉडकॉम, रिलायंस जियो में उसको मर्ज कर दिया। अब जो आप बोल रहे हैं कि क्या महेंद्र नाहटा मुकेश अंबानी की लाइसेंसिंग करते हैं, क्या महेंद्र नाहटा मुकेश अंबानी के लिए अलग अलग राज्य सरकारों को जो है वो मैनेज करते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परंतु मुझे जो चीज की जानकारी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपने दुबई का नाम लिया शुरुआत में, कि दुबई में किसी अभिनेत्री से मिलाया था। दुबई से मालू जी के और संपर्क बड़े गहरे हैं, कैसे हैं, और इसमें इनके बेटे भी शामिल है, मैं आपको समझाता हूं। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये केस है। देखिए 2007-8 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, विनय मालू जो है
वो HFCL कंपनी से रिजाइन दे देते हैं, दोनों मामा भांजा जो है अपनी अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। 2007 में जो है ये मालू साहब जो है ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है इंसो सिक्योटेक, इसको खरीदते हैं। ठीक है, ये BSE में लिस्टेड थी और इस कंपनी के अंदर में वो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराते हैं, जो जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया कि मैं इस कंपनी में 235 करोड़ रुपए डालने वाला हूं प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से। ठीक है, और मैं डालूंगा 235 करोड़ रुपए इस कंपनी के अंदर में, और ये बोल के जो है ये दुबई जाते हैं और दुबई वेंचर फंड नाम की एक कंपनी से $12 मिलियन जो है वो FCCB के माध्यम से पैसे उठाते हैं। ठीक है, अब जब वो $12 मिलियन वहां से उठाते हैं तो इंडिया की बैंकों के पास आते हैं, बोलते भैया दुबई बेस्ड एक कंपनी मेरे में पैसे डाल रही है, मैं 235 करोड़ रुपए डाल रहा हूं, तो आप लोग मुझे क्यों नहीं लोन दोगे? तो भारत के विभिन्न बैंकों से ये 25 करोड़ रुपए जो है ये भी लोन उठाते हैं। ये 2007 की बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 7-8 के आसपास की। अब जब पैसे इस कंपनी में आते हैं तो ये प्रमोटर ग्रुप की एक और दूसरी कंपनी है, उसके अंदर में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, मॉरिशस बेस्ड ये कंपनी है, इसका नाम है इंसो ग्लोबल। ठीक है, जहां पे इनके बेटे जो हैं वैभव मालू वो डायरेक्टर है, यानी ये जहां पे खुद डायरेक्टर हैं उस कंपनी में पैसे इन्होंने खड़े किए, लिए और उठा के मॉरिशस बेस्ड एक कंपनी में डाल दिया, जहां जो इनके बेटे जी संभाल रहे हैं, वैभव मालू जी। और फिर एक बार इंडिया के बाहर वो पैसे गए तो कहां गए किसी को मालूम नहीं, वो वापस लौट के आए नहीं। अब आप मुझे बताइए, ये तो हुआ, इसके बाद में इन्होंने कंपनी को तो खोखली कर दी यहाँ की। उसके बाद में हैदराबाद में इन्होंने वाइंडिंग अप पिटीशन डाला कि ये कंपनी बर्बाद होगी, ये कंगाल होगी, ये अब इसको वाइंड अप किया जाए। अभी भी हैदराबाद में केस चल रहा है। तो जो मैंने आपको पैटर्न बताया, जो पढ़ के मुझे नजर आया कि भाई इनका काम ही है, पहले कंपनी बनाओ, कंपनी बनाने के बाद उसमें पैसे रेस करो, पैसे रेस करने के बाद में FCCB या GDR के माध्यम से, वो पता नहीं अपने ही भारतीय लोगों का काला धन है कि किसी और का काला धन है, मेरे को मालूम नहीं, कि जेन्युइन पैसा है हमको नहीं मालूम है, पर वो पैसा लेके आते हैं और उसके माध्यम से भारतीय बैंकों को जो है बोलते हैं कि अब आप हमको पैसे दो, क्योंकि फॉरेनर हमको पैसे दे रहे हैं। वो जब पैसे आ जाते हैं तो पूरे पैसे उठा के बाहर कहीं ट्रांसफर कर देते हैं। इतना स्पष्ट है संजय जी, एकदम साफ साफ है। और इस कंपनी के अंदर में आपको जान के हैरानी होगी, एक और केस है IL&FS का, IL&FS रेल, ये वही बदनाम कंपनी IL&FS है जिसने 1 लाख करोड़ भारतीय बैंकों के डुबाए। इस कंपनी के साथ में मिलके गुड़गांव में ये कंपनी बनाते हैं, गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और उस कंपनी के ये खुद चेयरमैन बनते हैं, IL&FS रेल नाम से कंपनी बनती है, 25% इक्विटी भी ये रखते हैं। और उसके बाद में 40 करोड़ रुपए जो है फेक इनवॉइसिंग या ओवर इनवॉइसिंग के माध्यम से किसी ऐसे कंपनीज में दिया जाता है जिसकी कंप्लेन जो है दिल्ली पुलिस को होती है। दिल्ली पुलिस में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है उसकी खोजबीन करता है। ना केवल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली खोजबीन करता है, बल्कि ईडी भी इसके अंदर में घुस जाता है और सीरियस फ्रॉड यूनिट जो है वो भी घुस जाती है, सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब सब इसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इनके एक एम्प्लॉई है काबरा जी को अरेस्ट किया जाता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये काबरा जी जो है, ये काबरा जी इनकी ये इंसो रियलटेक वाली जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी, इसके वो ऑडिटर थे। भाई क्लियर कट नियम है कि ऑडिटर जो है एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस होना चाहिए उसका, जिनकी भी ऑडिटिंग कर रहा उससे। एक तरफ आप कॉपी बुक्स ऑडिट कर रहे हो और वहीं दूसरी तरफ उसी प्रमोटर की दूसरी कंपनी में आप डायरेक्टर हो। ये तो समझ में नहीं आ रहा। और इनका अरेस्ट होता है, पर मालू जी को कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस आपको जान के हैरानी होगी, 2007 के केस में एमटेक ऑटो के जो मालिक है अभी 6 महीने पहले जेल गए, धाम साहब। 2010 के मामले में जेपी एसोसिएट गौर साहब जो है वो जेल गए अभी। इन सबके पुराने 2007-2010 के केस खुल रहे हैं। ये विनय मालू, महेंद्र नाहटा, पता नहीं क्या तिलस्मी जादू है इनके पास में कि इनके खिलाफ कोई ईडी, डीआरआई, सीबीआई, ईडी, अपना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, SFIO कोई भी आ जाए, कुछ नहीं होता। यहां तक कि आपको जान के हैरानी होगी कि जो पहले के मैंने केसेस बताए
उसमें भी इनका एक एम्प्लॉय अरेस्ट हुआ है, राजेश नाम से। उसका नाम जो है एग्जैक्टली मेरे सामने अभी है नहीं, मैं आपको बताऊंगा। पर कहने का अर्थ है कि भाई इनके तो एम्प्लॉय जो हैं ये उनको फंसा देते हैं, अरेस्ट करा देते हैं और खुद बच जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एम्प्लॉय जो है ये फंसने के लिए तैयार क्यों होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, एक और केस मैं बता दूं क्योंकि जनता से जुड़ा है संजय जी, सॉरी। हाँ, ये केस है यूनिटेक का। यूनिटेक का मामला तो आपने सभी ने सुना होगा। यूनिटेक के मामले में आप देखिए, चंद्रा खानदान पूरा का पूरा जेल गया। रमेश चंद्रा, संजय चंद्रा, प्रीति चंद्रा, अजय चंद्रा, सब जेल गए। इनकी प्रॉपर्टियां अटैच हुई। उसी यूनिटेक में जब ईडी ने, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन एजेंसीज को बोला, तो पकड़ में आया कि 60 करोड़ रुपए जो है वो यूनिटेक ने विनय मालू की कंपनी जो है उसके अंदर में ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, और ये 60 करोड़ रुपए जब ट्रांसफर हुए, जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 18% पेनल्टी के साथ में सालाना ये पैसे जो है ये वापस लो। ना तो वो 60 करोड़ रुपया है, और अगर उसका 18% पेनल्टी में अभी तक काउंट करो तो 1200-1300 करोड़ रुपए होता है। तो ना 60 करोड़ आया, ना ये 1200 करोड़ रुपया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अच्छा, इसी केस में औरों की प्रॉपर्टीज जो है वो अटैच हुई है। इसी केस में जो है इनका वो जो कंपनी जिसमें पैसे आए थे 60 करोड़, उसका नाम था ऑथेंटिक फाइनेंस, और दूसरी कंपनी थी केजीएफ एस्टेट। ये केजीएफ एस्टेट में 580 करोड़ पहले भी डाइवर्जन का केस बना था केतन पारेख के टाइम में। तो कहने का अर्थ है कि भाई ये सारे आपके सामने हैं। 2006-07 में 60 करोड़ का ये जो यूनिटेक और मालू साहब की कंपनी के बीच में, ऑथेंटिक और केजीएफ के बीच में जो डीलिंग हुई, उसके पैसे अभी तक मिले नहीं। ना मालू साहब, विनय मालू जी अरेस्ट हुए और ना ही जो है उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैच हुई। ऐसी इंसो रियलटेक में ना वैभव मालू अरेस्ट हुए और ना ही जो है विनय मालू अरेस्ट हुए, ना इन लोग की कोई प्रॉपर्टी अटैच हुई। बेचारे एक छोटे छोटे से एम्प्लॉय, वो काबरा जो है, जो ऑडिटर था, उसको इन लोगों ने अरेस्ट करवा डाला वो एलएफएस वाले केस के अंदर। तो ये सारे केसेस जो है ये बताते हैं कि भाई ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। अब ये कैसे अभी तक बचे हुए हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा जी। हम देखते हैं ट्रक के पीछे लिखा होता है, ट्रकों के पीछे, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो इन मामा भांजे के लिए कहा जाता है कि जिसके ऊपर बड़े साहब, वो दुख कैसा पावे। संजय जी, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं और इन्वेस्टिगेशन कर रही, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे सिंगापुर, लंदन, दुबई, ये जगहों पे जाके मैंने सोचा कि इन्वेस्टिगेशन करूंगा। यदि अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है, बट आई एम रेजिंग मनी फॉर इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ये बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी मुझे दिख रही है। तो इसको और बहुत खंगाला जा सकता है, क्योंकि रहस्यमय तरीके से ये हर केस से बच जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो जो है 6 महीने लग गए इन दस्तावेजों को इकट्ठा करने में। 1000 पन्नों के दस्तावेज हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए। और राजीव भाई, अगली कड़ी में हम लोग अपने दर्शकों को एक एक दस्तावेज दिखाएंगे जो हम लोगों ने अलग अलग जगह से इकट्ठे किए हैं। वो दस्तावेज दिखाएंगे कि इन बड़े लोगों की बड़ी कहानी का असली सच क्या है, कैसे मुकेश अंबानी आका बने हुए हैं और कैसे चेले खेल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी बढ़िया बिजनेस की बातें करते हैं ना, मजा आ जाता है। अब बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े चेहरे हम लोग ऐसे ही बेनकाब करेंगे। शुक्रिया दोस्त। साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की है, होपफुली हमें नहीं आती ना बिजनेस की चीजें। नेतागिरी होती तो हम बोल देते, लेकिन ये बिजनेस की टेक्निक आपको आती है, हमें नहीं आती। शुक्रिया राजीव भाई। ये तो राजीव रंजन जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और मुझको यकीन है आपको समझ आया होगा। आप मध्यम वर्ग के लोग अपनी जान देते रहते हैं और ये बड़े बड़े लोग कैसे हजारों लाखों करोड़ का इधर से उधर खेला करते रहते हैं, कोई बचाता नहीं है। क्या हमें अपनी पड़ताल जारी रखनी चाहिए? क्या हमें सिंगापुर, लंदन और दुबई में जाकर पड़ताल करना चाहिए कि इन कंपनियों का खेल क्या है? आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।